Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In economics, today we understand about the chapter number 4 for class 12th. That's name is industrial in the strategy of industrial growth, and it is our fourth part. Our today's topic is development of small scale industries. तो जैसा कि आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इसका डेवलपमेंट को लेके गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज़ को जनरेट करने का किया। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो हम जो इसका पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट था, नॉर्मली ये क्या था, इसमें मेन गोल जो था वो एम्प्लॉयमेंट और इक्वलिटीज़ को अचीव करना था। तो इसको कैसे अचीव किया गया, क्या कैसे इसमें हुआ, तो नॉर्मली देखें द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ अ टू ब्रॉड डायमेंशन। दो डायमेंशन होता है इसका, दो कैटेगरीज होती है नॉर्मली इस तरीके से देखा जाए तो। वो कौन कौन सी होती है, पहली होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दूसरी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इट्स इंक्लूड द आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन टू जनरेट द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को जनरेट करने का काम करता है। जैसे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन अगर हमारा बेहतर होता है तो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ तेज़ी से आगे बढ़ता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन हमारा बेटर होता है, यानी कि हम अपने मैसेज को बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, हमारी इंडस्ट्रीज़ को या हमारे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बिसाइड द सोशल जस्टिस। ग्रोथ ये क्या करता है, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो ये नॉर्मली सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का काम करता है, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मेंटेन करता है। कैसे, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो इसमें क्या है, ये पूरी तरीके से क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है। जब लेबर इंटेंसिव होती है तो लोगों को वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी जो होती है वो काम नहीं करती, काम क्या करते हैं, लोग करते हैं। जब लोग काम करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आगे देखते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ प्रेजेंटली डिफाइंड एज अ वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जब बात करते हैं तो ऐसे इंडस्ट्री की बात करता है जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यानी कि जिस कंपनी का टर्नओवर या जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो हो, जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो हो वो कितना हो, 5 करोड़ से कम है, तो वो SSI के सेगमेंट में आती है, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है। अगर हम बात करते हैं आगे, एट द बिगनिंग ऑफ प्लानिंग इन 1951, 1991 की, अगर 1951 की बात करें, 1951 की बात करें तो वो हमारा क्या था, बिगनिंग ऑफ प्लानिंग था। इट वॉज डिफाइंड एज अ वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड द 5 लाख। यानी कि 1951 में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था वो 5 लाख था, यानी 5 लाख से ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है या मैक्सिमम उसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख होता है तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या जानते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर से समझते हैं। आगे की अगर बात करें, द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज अचीविंग द गोल ऑफ प्लानिंग वॉज underlinked by the curve committee, also called the village and small scale industries committee in 1955। तो नॉर्मली जिसे कहा था कि जो रोल था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, किसको, प्लानिंग कमीशन के गोल को अचीव करने का, उसको उसने कैसे किया, उसको इसने क्या किया, बाय अंडर द कर्व कमेटी। कर्व कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जिसको हम विलेज लेवल पे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी के रूप में जानते हैं। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1955 में। पहला हमारा प्लानिंग था 1951 में, ठीक है, 1951 में था, लेकिन इसके साथ जो कर्व कमेटी जनरेट की गई थी वो 1955 में होती थी। इट underlined the significance of small scale industries in terms of their 3 principal categories। इसको मेन
जो सिचुएशंस थी इसको अंडरलाइन करने का काम किया गया था, इसको नोटिफाइड होने का काम किया था। वो 3 प्रिंसिपल्स थे, 3 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके अंतर्गत। जो पहला क्या था, द 3 टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज़ लेबर इंटेंसिव। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। एंड देयर फॉर द एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती है। क्यों? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ जनरली कंसिडर्ड टू अ लेबर इंटेंसिव वाइल द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज़ कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का सेंस क्या है, वहाँ पे मैकेनिज्म मशीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए वो कैपिटल इंटेंसिव होता है। और यहाँ पे थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ क्या सकते हैं, बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, लेबर इंटेंसिव होती है। आगे अगर बात करते हैं, to produce a given output, a small scale industries is expected to use the more labor than the capital. अब मान लीजिए कोई आउटपुट जनरेट करना, अगर मान लीजिए 100 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करना है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करेगी, अगर वो 10 यूनिट्स नॉर्मली प्रोड्यूस कर सकती है, एक बंदा 10 यूनिट्स करता है, तो वो नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ाने का काम कर लेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, 10 अगर कर रहा है तो 10 लोगों को जॉब दे देगी। लेकिन यहीं पे क्या होगा, जो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं वो मैकेनिज़्म को काम करने पे लगा देंगे, ना कि लोगों को जॉब पे रखेंगे। आगे अगर देखें, अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द अदर हैंड यूज़ द मोर कैपिटल दैन द लेबर। वो क्या करती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो कैपिटल से ज़्यादा, वो कैपिटल पे ज़्यादा डिपेंड होती है लेबर से। यानी कि वो क्या करती है, मशीनरी खरीद लेगी और नंबर ऑफ मशीनरी बढ़ा लेगी, लेकिन लोगों को नहीं बढ़ाएगी। नंबर ऑफ मशीनरी बढ़ाने से क्या करेगी, वो उससे प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करेगी। आगे अगर चलते हैं, when inherited an economy from the British, which was the capital deficient economy and the labor surplus economy। अगर हम ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश के टाइम की इकोनॉमी की बात करें, तो वो इकोनॉमी जो थी हमारी पूरी तरीके से कैपिटल डिफिसिट, यानी वो लोग पैसे मैकेनिज्म पे ज़्यादा खर्च नहीं करते। वो क्या करते थे, यहाँ के लोगों को ही काम पे लगाने का काम करते, इसलिए वो क्या था, लेबर सरप्लस इकोनॉमी थी। अकॉर्डिंग टू आवर प्लानर राइट्स द थ्रू ऑफ अचीविंग फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ बाई फोकसिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पावर जो प्लानिंग कमीशन थी उसने जो इस पर फोकस करने का काम किया था, इससे थ्रू उसने क्या किया, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इस्टेब्लिश करने का काम किया, वो उस गोल को अचीव कर पाया थ्रू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शो द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शोज द लोकेशनल flexibility and therefore the equity oriented referring to enter regions qualities। नॉर्मली अगर देखें, सही बात है, हम अगर देखें तो हर एक एरिया का एक अलग कल्चर होता है, हर एक एरिया का एक अलग क्वालिटी होती है। तो हर जगह पे क्या होता है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के स्किल से क्या होते हैं, बंदे होते हैं, यानी उनके पास अलग अलग तरह की स्किल होती है। तो जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, तो वो हम क्या करते हैं, वहाँ की लोकल स्किल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक भिलाई स्टील एंड रूडकी स्टील इज ऑफन एस्टैब्लिश द क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखें तो जब हम अक्सर देखें तो मैंने कहा था आपको, बिजनेस में मैंने बताया था कि आइडियल प्लेस होता है किसी बिज़नेस के लिए, आइडियल प्लेस होता है। तो आइडियल प्लेस वो होता है जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाए। तो ऐसे प्लेस को हम आइडियल प्लेस, जैसे मार्केट मिल जाए, आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, इसके साथ साथ लेबर आसानी से मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से मिल जाए, कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, तो ऐसी जगह को हम आइडियल प्लेस के रूप में देखते हैं बिज़नेस के रूप में, बिज़नेस में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसी इंडस्ट्री जो हम बात कर रहे हैं, लाइक भिलाई स्टील या रुड़की स्टील की, तो ऑफन ये देखें उन जगहों पे इस्टेब्लिश हुए हैं जहाँ पे इनका सोर्स ऑफ मटेरियल है। जैसे अगर हम जमशेदपुर स्टील की बात करें, स्टील कंपनी की बात करें, तो झारखंड जो है वो रिच है,
ख़ासतौर से आयरन्स के सेगमेंट में, वहाँ पे आयरन मटेरियल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, खुदाई वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो नॉर्मली अगर देखें माइनिंग वगैरह ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली वहाँ पे देखेंगे अगर माइनिंग होती है तो वहाँ पे इस तरह के बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे आइडियल प्लेस रहता है। दिस इज़ बिकॉज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज़ वेरी ह्यूज। अगर इस तरीके से देखा जाए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होता है। इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस लीड्स टू हाई कॉस्ट ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन। अगर इसको हम क्या करते हैं, दूर जगह से ले आते हैं, जैसे अगर मान लीजिए क्या महाराजन में स्टील कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया जाए और जो रॉ मटेरियल वो झारखंड से आता हो, तो इस सिचुएशन में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या होता है, जो कंपनी होती है या जो इंडस्ट्री होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसको उसी जगहों पे स्टैब्लिश करने का काम किया जाता है जहाँ पे क्या होता है उसके रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाते हैं। तो इस वजह से देखा जाए कि वो क्या करता है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑन द अदर हैंड शोइंग द लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटीज, इट इज़ देयरफॉर द इक्वलिटीज ओरिएंटेड कंट्रीब्यूशन टू द बैलेंस रीजनल ग्रोथ। इस तरीके से देखें तो ये क्या इक्वलिटीज़ ओरिएंटेड कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि ये समान अधिकार को मेंटेन करते हुए कंट्रीब्यूट करने का काम करता है जैसा कि बाकी क्षेत्रों में होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड दे आर फॉर द इक्विटी ओरिएंटेड रेफरिंग द इक्वालिटीज़ अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। इस तरीके से क्या होता है, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हर एक सोसाइटी के लोग क्या कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। ये तो सही है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से कंपेयर करते हैं। तो साथ ही साथ अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशंस ऑफ द इकोनॉमिक पावर। इसमें क्या है, कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक पावर में, भैया हमको नहीं, हमको फोकस करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक पावर को मेंटेन करने की जरूरत है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अक्सर ज़्यादा हो सकती है। द रेदर इट प्रमोट्स द क्वालिटी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये फिर क्या करता है इसके जगह पे, यानी कि इकोनॉमिक पावर की जगह पे ये क्या करता है, प्रमोट करने का काम करता है जो अलग अलग सेक्शंस की क्वालिटी है, क्वालिटीज़ को मेंटेन करने का काम करता है। रेदर इट्स द प्रमोट्स द इक्वालिटी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इक्वालिटी इज रेफर्स टू promoted the because equality is further promoted of the equity is further promoted because of greater employment per unit of investment in SSI compared to the larger scale। तो यहाँ पे जो कह रहा है इक्वालिटीज़ किस तरीके से वो मेंटेन करता है, भाई इक्वालिटीज़ मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, क्योंकि उसने क्या किया, सोसाइटी में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम करता है। किसके कंपेयर में, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का काम करता है किसके कंपेयर में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपेयर में। तो इस तरीके से देखें तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आसानी से इस्टेब्लिश भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम भी करती है। अब इसके कुछ साइलेंस फीचर के बारे में अगर देख लें तो साइलेंस फीचर ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 एंड इट्स गुड्स एंड बैड इफेक्ट। अभी तक हमने देखा कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट रहे जिसके थ्रू हमारा जो ग्रोथ रहा उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कैसे रहा, ठीक है, और क्या क्या गवर्नमेंट ने फोकस किया, किन किन जगहों पे इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने की बात की। अब बात है इसका बैड इफेक्ट क्या रहा और गुड इफेक्ट क्या रहा। तो सबसे पहले हम गुड इफेक्ट के बारे में नॉर्मली अगर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स पे फोकस कर लेते हैं। द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 एज फॉलोज। क्या था भाई, द पब्लिक इंटरप्राइजेज वुड प्ले द सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन भाई, पब्लिक इंटरप्राइजेस ने क्या किया, सेंट्रल रोल प्ले करने का काम किया किसमें, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स ने क्या किया, या पब्लिक इंटरप्राइज ने सेंट्रल रोल प्ले करने का काम किया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेज वर टू प्ले ओनली द सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसमें क्या रहा कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज थे उनका जो रोल रहा वो किस तरीके रहा, सेकेंडरी रहा। किसके लिए,
प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ देने के लिए जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस का रोल रहा वो सेकेंडरी रहा, एंड दैट टू अंडर द परमिट लाइसेंस राज। ऐसा इसलिए रहा क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी वो किस कंडीशन में थी, लाइसेंसिंग राज में थी, यानी कि बिना लाइसेंस के कोई प्राइवेट अथॉरिटी बिजनेस को एस्टैब्लिश पूरी तरीके से नहीं कर सकती थी। इट वॉज द सिस्टम अंडर विच द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर to be obtain a license for their industrial establishment। अब इसमें था क्या कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर थे, यानी कि वो पर्सन जो बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने का काम करता है, कि अगर उसको बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है तो उसको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। एंड इन मोस्ट ऑफ केस वर टू प्रोड्यूस द गुड्स विद इन द लीगल प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इसमें एक प्रॉब्लम और थी भैया, वो तो मतलब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश भी कर लेता था, लेकिन वो उसका जो इंटेंशन होता था वो सोशल वेलफेयर के को फोकस करके होता था, न कि प्रॉफिट मोटिव होता। इसलिए गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर को बनाए रखने के लिए वो क्या करती थी, प्रिस्क्राइब लिमिट्स में ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का काम करती थी। वो डिसाइड करती थी कि हाँ भाई आपको कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। ये एक फीचर्स था। आगे हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, the process of industrialization focus on imports substitution, implying that the production of such a goods was to be accorded a high priority which were imported from rest of the world। देखिए एक चीज़ तो और प्रॉब्लम है, जिससे कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमें प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल बना के छोड़ दिया था। हम फिनिशर जब पहले थे तो उन्होंने अपनी पॉलिसी से हमको प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि हम क्या थे, ज़्यादातर इंपोर्ट पे हम डिपेंड थे, यानी कि बाहर से हमको मंगाने पड़ता था अपनी ज़रूरत की चीज़ों को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन चीज़ों पे फोकस करने का काम किया। यहाँ पे लिखा ना कि द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोकस क्या था, उन चीज़ों पे था जो गवर्नमेंट क्या करती थी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेस करने का काम करती थी। द आइडिया वॉज टू अचीव द सेल्फ रिलायंस। ये किस लिए था, ये जो आइडिया था किसको फोकस करके था, ये सेल्फ रिलायंस को फोकस करके था, एज वेल द इकोनॉमीज यूज़ ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। और जो क्योंकि हम जिसमें जो इकोनॉमी हम यूज़ करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा हो रहा है वो कम से कम हो और हम अपने ऊपर निर्भर रहें, इस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम किया गया और उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए फोकस किया गया जहाँ पे क्या था, जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ें होती थी। अब हम बात करते हैं, एज फार एज पॉसिबल द डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड बाई फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। इस तरह से लाइसेंसिंग पॉलिसी के आने की वजह से क्या हुआ कि जब तक कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट अगर लाइसेंस नहीं लेता वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं कर पाता, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ अगर कोई इस्टेब्लिश करता है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रन भी करता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा कि हमको प्रोटेक्शन मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। किससे, फॉरेन इंडस्ट्री, क्योंकि उस वक्त हमारी इकॉनमी जो थी वो क्लोज इकॉनमी थी, ओपन इकॉनमी नहीं थी। इससे था क्या, द प्रोटेक्शन वॉज टू बी ऑफर्ड थ्रू, प्रोटेक्शन किस तरीके से दिया जाता है, हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि हम जब एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को तो हमें ड्यूटी नहीं देना पड़ा, लेकिन हम वही एक्सपोर्ट किसी और को करते थे तो हमें ड्यूटी पे करना है। अब एक्सपोर्ट पे ड्यूटी नहीं थी, अब जो ड्यूटी चार्ज थी वो कहाँ थी, इम्पोर्ट पे थी। द फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटा, एक इम्पोर्ट कोटा को भी फिक्स कर दिया कि भैया इससे ज़्यादा आपको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इट वॉज रियलाइज दैट द प्रोटेक्शन वुड बी foster the growth of the domestic industry। ये रियलाइज़ भी किया गया कि उसका बेहतर, यानी जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उसका बेहतर इफेक्ट पड़ रहा है कहाँ पे, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वॉज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर बेस इन द कंट्री। अब इससे क्या, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से क्या हुआ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होने से क्या हुआ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस था वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गया, यानी कि अब गवर्नमेंट क्या करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करना शुरू कर दी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बाद सिक्स पॉइंट की, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वॉज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वलिटीज़।
यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था, उस चीज़ को अचीव करना जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट और इक्वलिटीज़ को मेंटेन कर सकें। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से जब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को दे सकते हैं और इक्वलिटीज़। देखिए एम्प्लॉयमेंट और इक्वलिटीज़ की बात करें, जैसे आपको पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है। जब लेबर इंटेंसिव होती है तो उसमें एक सबसे बड़ी बात आती है कि लोग इकट्ठा होंगे, पीपल्स आर गैदर देयर। जब लोग इकट्ठा होंगे तो लोग आपस में बातें करेंगे, लोग आपस में सोसाइटी को जनरेट करेंगे। तो कहीं कोई बड़े घर का होगा, कोई छोटे घर का होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जब सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन जब आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वलिटीज़, यानी सभी लोग एक साथ मिल के बैठ के काम करते हैं, एक साथ मिल के खाते हैं, तो वहाँ इक्वलिटीज़ भी, ये भावना भी आती है। और साथ ही सोशल सिचुएशन जो होती है वो सोशल कंडीशन भी जनरेट होती है। अब हम बात करते हैं गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुड इफेक्ट। गुड इफेक्ट क्या रहा भाई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहा, उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट रेज। इंडस्ट्रियल आउटपुट में बहुत ही ज़्यादा, इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा रहा, बहुत अच्छा रहा। इसको सिग्निफिकेंट रेज, इसमें मतलब नोटेबल बढ़ोतरी आई, जिसको हम नोट कर सकते हैं या फिर इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ भाई बढ़ा है। इट वॉज about 6% per annum increases in output during the period of 1950 to 1990। तो ये एक सिचुएशन रही जिसमें अगर देखा जाए तो जो आउटपुट हमारा रहा वो लगभग 6% का हो गया, यानी कि हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो 6% तक ग्रोथ किया। अब बात करते हैं, देयर वॉज अ मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। बहुत सारे बदलाव रहे भाई, क्या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर रहा। then the sunrise industries, the electronics in the particular, अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सनराइज इंडस्ट्रीज की बात करें, द मार्क इट्स एनर्जी इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। उसने क्या किया, एनर्जी में अपने डोमेस्टिक इकॉनमी में या डोमेस्टिक लेवल पे बहुत बेहतर काम किया, ठीक है, एनर्जी सेक्टर्स में। यानी कि इंडस्ट्री के आने से क्या हुआ, हमारा अलग अलग सेक्टर्स में भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। आगे की पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की, द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक रुहेलखंड एंड भिलाई स्टील प्लांट्स प्रोजेक्ट एन इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। अब इन प्रोजेक्ट से क्या हुआ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोजेक्शन से क्या हुआ भैया, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सिचुएशंस थी इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में, वो बेहतर नहीं थी, अब वो भी बेहतर होनी शुरू हो गई। कैसे कैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हमने क्या अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी तेज़ी से किया। द इंडियन इकॉनमी शोड इट्स ability to observe the impact of large scale industrialization। इंडियन इकॉनमी ने भी क्या किया, इस लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो डेवलपमेंट की सिचुएशन रही उसको ऑब्जर्व करने का काम किया, यानी कि इसका अच्छा इफेक्ट रहा, हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशन में भी बदलाव आए। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के, द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेड द सस्टेनेबल और द substantial contribution to achieving the objective of the growth with the social justice। तो नॉर्मली अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है जिसमें हमने क्या किया, इक्वालिटीज़ को भी मेंटेन करने का काम किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी जनरेट करने का काम किया। इस तरीके से बैलेंस कंट्रीब्यूशन रहा हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, जो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ रहा और जो सोशल जस्टिस रहा उसको अचीव करने में। नॉर्मली बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ब्रीफली इसकी बात कर लें। तो जब ब्रीफली बात कर लें तो इसमें द ओवरऑल द ग्रोथ पैटर्न इन द इकोनॉमी शोज द मार्क्ड ट्रस्ट ऑन द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। द गोल्स ऑफ अ 5-year प्लान्स emerged as a key patterns ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसा साफ साफ कहा गया है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ देना या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ देना, तो ये हमारे इकोनॉमिकल सिचुएशन को और सोसाइटी को बेहतर करने की वे में एक अच्छा स्टेप था। साथ ही साथ अगर देखें तो गोल ऑफ द 5-year प्लान्स की अगर बात करें, जिसमें ग्रोथ था, एम्प्लॉयमेंट था, मॉडर्नाइजेशन था, इक्वलिटीज़ था, सेल्फ रिलायंस का, तो इस पर भी हमको अच्छा रिजल्ट मिलना, ठीक है। तो हम देखें तो ओवरऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में देखिए, अगर देखें एम्प्लॉयमेंट तब आएगा जब हमारे पास कोई काम होगा,
ठीक है। तो काम होने के लिए हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, तो वहाँ पे लोगों को जॉब मिला। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन, हम अपनी सोच में जब हमारे पास वर्कर्स होंगे, डिमांड होगी, तो हम नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ इक्वालिटीज़, लोग जब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। और दूसरी चीज़, जैसे अब हमारे लोग यहाँ जो गरीब थे, अब धीरे धीरे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी होनी शुरू हो गई थी। अब बैड इम्पैक्ट की अगर बात कर लें, तो बैड इम्पैक्ट ही हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसके साथ ही हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो बैड इम्पैक्ट की बात करें तो पहला सिचुएशन था पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज ग्रेजुअली रिटर्न्ड आउट टू बी डेड सोशल वेट, insufficiency, the corruption, leakage, and the pilfering emerged as their principal characteristics. By the incurring the huge loss, the public social enterprises lead to the insufficient use of the scarce सोशल रिसोर्सेज। तो नॉर्मली ओवरऑल देखा जाए कि पब्लिक सेक्टर्स में क्या था, मोनोपोली सिचुएशन आ गई थी। और मोनोपोली सिचुएशन ने क्या किया था, सोसाइटी को डेडली वेट जनरेट करना शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ पे इनका करप्शन आना शुरू हो गया, लीकेज होने, यानी कि जो मनमाने तरीके से पैसे को यूटिलाइज करना होता है, ठीक है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। इस तमाम तरह की जो पब्लिक प्रॉब्लम हो, साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चीज़ करप्शन का आना, सोसाइटी में करप्शन आने शुरू हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव था, बाय द इंकरिंग द ह्यूज लॉस, इस तरीके से जो बड़ी कंपनियाँ हमारी काम कर रही थी पब्लिश, वो क्या हुई, जब अन प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू कर दिया गया, या फिर कह लीजिए कि ऐसे एक्टिविटीज़ करने शुरू हो गए जो फेवरेबल नहीं थे, उसकी वजह से हमारी जो बड़ी कंपनियाँ थीं, खासतौर से पब्लिक सेक्टर्स की, वो लॉस में आनी शुरू हुई, और जिसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे अपने सोर्सेस के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। अब सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट में प्रोटेक्शन ऑफ अ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज स्टिमुलेटेड द its growth, but it's failed to achieve the national standard ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। देखिए ये तो सही था कि प्रोटेक्शन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का था, वो ग्रोथ को तो मेंटेन करता, लेकिन कहने का मतलब जो उसके थ्रू प्रोडक्ट जो हमको मिलने चाहिए थे, जो कह लीजिए यूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो प्रोडक्ट होने चाहिए, वो क्वालिटी हमको नहीं मिल रही थी। लैक ऑफ द कंपटिशन द प्रोमोटेड the domestic entrepreneur to focus upon the monopoly central control of the market। अब यहाँ पे एक चीज़ और, लैक ऑफ कंपटीशन न होने की वजह से क्या था, वो मोनोपोली सेंट्रल मार्केट को फोकस करना शुरू कर दिया, यानी कि वो जिस मार्केट में होते हैं उसमें वो ये मांग चलते कि भैया हमारे आगे कोई और नहीं आने वाला, क्योंकि कंपटीशन था ही नहीं। लोगों को जब कंपटीशन, अब इससे कंपटीशन का मतलब क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, पार्ले जी बिस्किट बनाता है, तो क्या पार्ले जी ही बनाता है आज के टाइम में? नहीं, पार्ले जी के अलावा सनफिस्ट बनाता है, ब्रिटानिया बनाता है, ठीक है, और भी कंपनियां हैं जो बिस्किट्स बनाने का काम करती हैं। तो अब इन बिस्किट वाली कंपनियों में क्या है, कंपटीशन आ गया है, तो वो बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगी ताकि अपना प्रोडक्ट बिके। लेकिन पहले क्या था, वहाँ एक ही कंपनी बिस्किट बनाने का काम करती थी, कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। इस सिचुएशन में उन कंपनियों के बीच में क्या था, मोनोपोली मार्केट की सिचुएशन आती थी, जो कि बैड इम्पैक्ट को जनरेट करती थी। अब लास्ट पॉइंट की अगर बात कर लें, द सेविंग्स फॉरेन एक्सचेंज through the imports substitutions rather than the gathering it's through the export promotion, the proved to be an efficient policy instrument. Our foreign exchange reserve started the shrinkings, and by end of 1990 these stocks reached their bottom so much so that we have to place our gold reserves to the World Bank / our borrowings। अब नॉर्मली क्या था कि एक चीज़ तो और प्रोटेक्शन होने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंपोर्ट पे बैन लगने से, या फिर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से क्या था कि जो हमारे पास फॉरेन करेंसीज वगैरह होती थी, या फॉरेन जो स्टॉक भी होना चाहिए था, वो हमारे पास नहीं था, यानी कि बहुत कम मात्रा में हमारे पास फॉरेन स्टॉक था। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जब हमारे पास हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो दूसरी देश की या दूसरे कंट्री की करेंसी हमारे पास नहीं आएगी। जब दूसरे देश की करेंसी हमारे पास नहीं आएगी, तो उसमें क्या होगा कि हम एक्सचेंज सिचुएशंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो उस सिचुएशन में जब हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें बहुत बड़ा अमाउंट क्या करना होता है, या फिर समझिए कि हमको अपने अगर प्रोडक्ट अमाउंट की वैल्यूएशन को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जो हमारे करेंसीज़ की है उसको अगर मेंटेन करना होगा, तो गोल्ड रिजर्व जो हमारा है वो वर्ल्ड बैंक को एज अ / बोरोइंग्स के रूप में हमको देना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका बैड इम्पैक्ट ये भी रहा
जिसमें हमने प्रोटेक्शन तो किया तो कंपटीशन जनरेट नहीं हुआ, तो मोनोपॉली वहाँ जनरेट आनी शुरू हो गई। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो बिज़नेस थे वो बड़े लॉस में आने शुरू हो गए। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे हम उसको पूरी तरीके से इफ़िशिएंटली तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स बनी रही। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नाउ थैंक you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consult through the Google Classroom. That's all.